कोठी में एक दफ़ा फिर सन्नाटा छा गया था। बच्चों को घर से निकाल कर नफीसा बेगम और सादक साहब खामोश से बैठे थे। किसी भी माँ बाप को अच्छा नहीं लगता कि उनके बच्चे दर बदर की ठोकर खाएं, वो गुरबत में पलें, मगर न जाने क्यों उनके औलाद को वालदैन से क्या बैर था। सादक साहब ने गहरी सांस ली। मेरी दवाइयाँ मुझे दे दो, अब मुझे जल्दी ठीक होना है, वरना कारोबार में बहुत नुकसान होगा। सादक साहब की बात पर नफीसा बेगम उठी और खामोशी से उनकी दवाइयाँ लाकर उनके हाथ पर रख दी। उन्हें सादक साहब का ये फैसला बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। वो खामोशी से कमरे से बाहर चली गई। दिन सरका और शाम आ गई। रफ्ता रफ्ता एक हफ्ता गुजर गया। नफीसा बेगम के घर दोबारा कोई ना आया। सादक साहब भी तेज़ी के साथ सेहयाब हो रहे थे। उनके बेहतरीन दोस्त ने उनकी कंपनी का तमाम निज़ाम संभाल रखा था, लेकिन इनकी वहाँ मौजूदगी भी तो ज़रूरी ही थी। आखिर हफ्ते बाद उनकी सेहत इस काबिल हो गई कि वो दोबारा से अपनी फैक्ट्री जाने लगें। नफीसा बेगम कोठी के अंदर खामोशी से सारा दिन फिरती रहती। उन्हें याद आता, बहू और बेटे चाहे अच्छे थे या बुरे, मगर बुढ़ापे के इस वक्त में कम से कम इनके साथ तो होते थे। घर में रौनक तो लगी रहती थी। इन्हें अपने पोते और पोतियाँ बहुत याद आते थे। बेटे और बहुएं ना सही, मगर पोते पोतियाँ इनका बहुत ख्याल रखते थे। उस शाम सादक साहब के दफ्तर से आने में अभी कुछ ही वक्त बाकी था जब नफीसा बेगम अपनी तस्वीर लेकर बाई लॉन में बैठी थी। मुलाजिम उनके सामने चाय की प्याली रखकर अंदर जा चुका था। वो अपनी सोच में गुम थी जब उन्हें अचानक अजीब सा शोरगुल की आवाज़ सुनाई दी। ये घर के ऐन सामने अहमद के घर से उठने वाली आवाज़ें थीं। नफीसा बेगम का दिल होल कर रह गया था। वो बेख्तियार अपनी जगह से उठीं और दर्द करते घुटनों के बावजूद तेज़ी से चलते हुए दरवाजे तक आईं। दरवाज़ा खोलकर उन्होंने बाहर झांका। उनका शक बिल्कुल दुरुस्त था। शोर और हंगामे की आवाज़ें अहमद के घर से ही उठ रही थीं। उसकी बीवी शाजिया के रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। दरवाज़ा खुला और अहमद हाथ में कुछ उठाए भागा। नफीसा बेगम के कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि अहमद ने अपने बड़े बेटे को गोद में उठा रखा था, जो 5.5 साल का था। नफीसा बेगम को अपने इस पोते हमाद से बेहद मोहब्बत थी, मगर जिस तरह उसकी गर्दन ढलकी हुई थी और चेहरे की रंगत पीली थी, नफीसा बेगम के दिल को कुछ होने लगा। अहमद के पास गाड़ी तो थी नहीं। उसके पीछे पीछे शाजिया भी बाहर निकली। रास्ते से गुजरते हुए एक रिक्शे को हाथ देकर अहमद रिक्शे में बैठा। उसकी बीवी शाजिया भी बैठना चाहती थी, लेकिन अहमद ने झंझला कर कहा, घर वापस जाओ और देखो, जितनी चीज़ें बिक सकती हैं सब निकाल कर बाहर रखो। मुझे लगता है कि आपकी बार इसके इलाज में ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे। रिक्शा नफीसा बेगम की कोठी से चंद कदम के फासले पर ही था, इसलिए उनके कानों तक अहमद की आवाज़ आ गई। शाहजिया उल्टे कदमों घर भागी थी। उसने नफीसा बेगम को कोठी के गेट में खड़ा देख लिया था, मगर उसने कोई बात नहीं की। नफीसा बेगम यूं ही दिल पर हाथ रखे खड़ी रही। रिक्शा अहमद को लेकर दूर चला गया, मगर नफीसा बेगम अंदर आकर चले पैर की बिल्ली की तरह इधर उधर चक्कर काटने लगी। क्या हुआ था अहमद के बेटे हमाद को? अहमद उसे इतनी तेज़ी से अस्पताल क्यों लेकर गया? और उसने शाजिया से कीमती चीज़ें निकालने के लिए क्यों कहा था? ये बात रह रहकर नफीसा बेगम को परेशान किए जा रही थी। वो माँ थी और दूसरा उनकी उम्र भी ज़्यादा हो चुकी थी। इस उम्र में बुज़ुर्गों के दिल वैसे ही नरम पड़ जाते हैं। उनकी आंखें भी बार बार भीग जाती थीं। वो भूल गई कि 2 बार इनके बेटों और बहू ने उनके साथ क्या सलूक किया है। सादक साहब आए तो नफीसा बेगम ने परेशानी से उन्हें भी ये बताया। वो चुप से हो गए। ये उनके घर का मामला है। बच्चा सही है या बीमार है, तुम्हें इससे क्या लेना देना? मेरे सामने उनका जिक्र मत किया करो। वो पहले ही कमज़ोर दिल के मालिक हो चुके थे। उन्होंने नफीसा बेगम को थोड़ा सा डांट दिया, मगर नफीसा बेगम के दिल को किसी दौर भी करार नहीं आ रहा था। वो बार बार दरवाज़ा खोलकर बाहर झांकती। सामने वाले घर में इक्का दुक्का लाइटें रोशन थीं। शायद बिजली के बिल की वजह से अब वो बत्तियां भी कम ही जलाया करते थे। अभी तक अहमद की वापसी का
कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा था। न जाने रात कितने बजे अहमद थका हारा अस्पताल से वापस आया। उसने गोद में हम्माद को ऐसे उठा रखा था जैसे वो बेजान सा हो। नफीसा बेगम ने फैसला कर ही लिया कि वो सुबह ही अहमद के घर जाकर मालूम करेगी कि आखिर उनके पोते को क्या हुआ है। उन्होंने सादक साहब से बिल्कुल इस बात का जिक्र ना किया। सुबह जब वो अपने दफ्तर चले गए तो नफीसा बेगम खामोशी से उठी और सामने वाले घर जा पहुंची। दरवाज़ा खुला था। वो अंदर दाखिल हुई। अंदर अजीब सा सोगवार माहौल चल रहा था। सामने ही तख्त पर बैठी हुई शाजिया आंसू बहा रही थी। अब क्या करेंगे हम अहमद, हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? मुझे पता ही नहीं चला और मेरे बच्चे को इतनी मोजी बीमारी ने जकड़ लिया। ये सरकारी अस्पताल वाले हुकूमत से इतना पैसा लेते हैं लेकिन क्या मुफ्त में इलाज नहीं कर सकते? जब तक वहाँ इलाज के लिए मेरे बेटे का नंबर आएगा तब तक तो ये वैसे ही मर जाएगा। शाजिया फूट फूट कर रोने लगी थी। खुद अहमद भी दीवार से टेक लगाए अपना सर पकड़े बैठा था। नफीसा बेगम का दिल होलने लगा। क्या हुआ हमाद को? कहाँ लेकर गए थे तुम मुझसे? कौन सी बीमारी की बात कर रहे हो? नफीसा बेगम के बेतरपे सवालात पर अहमद और शाजिया दोनों एक साथ चौंके। माँ को देखते ही अहमद के माथे पर नागवारी से बाल पड़ गए। वो फौरन उठा और जाने लगा मगर नफीसा बेगम ने उसको बाजू पकड़कर उसे रोक लिया। बैठो अहमद और बताओ मुझे कि ये सब क्या हो रहा है। नफीसा बेगम ने उसे तख्त पर बैठा दिया था। आपको क्या फ़र्क पड़ता है माँ? आप लोग तो सिर्फ अपनी दौलत और जायदाद को सीने से लगाकर बैठे रहें। वालिदैन सारी ज़िंदगी औलाद की परेशानियां दूर करने के लिए लगे रहते हैं लेकिन आप लोगों ने तो कसम खा ली है ना, नाग बनकर बैठ गए हैं। इसी फैक्ट्री और कोठी पर मेरे मासूम बच्चे को डॉक्टर ने कैंसर का बताया है। मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए कि मैं उसका इलाज करवा सकूं? नौकरी तो मैं पहले ही छोड़ चुका था। अब्बा के ऑफिस में काम करता था लेकिन अब्बा ने वहाँ से भी धक्के मारकर निकाल दिया है। सरकारी अस्पताल लेकर गया था हमाद को लेकिन वहाँ केमोथेरापी वाली मशीन पर इतनी लंबी कतार है कि हमाद का नंबर आते आते कई महीने गुजर जाएंगे। प्राइवेट वाले डॉक्टर इतनी ज़्यादा फीसें मांग रहे हैं कि मैं अपना ये पूरा घर बेच भी दूं तभी इनकी एक दफ़ा की फ़ीस अदा नहीं कर सकता। मैं अपने सामने अपने बच्चे को मरता हुआ देखूंगा लेकिन आप लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है? आप और अपा ब्रांडेड कपड़े पहने और लोगों को फ़ख्र से बताएं कि आप एक कोठी और फैक्ट्री के मालिक हैं। अहमद तलखी से कहता चला गया था। नफीसा बेगम का दिल तक से रह गया। शाजिया भी नफरत से उठकर अंदर चली गई थी। शायद हमाद के रोने की आवाज़ आ रही थी। अहमद घर से बाहर चला गया तो नफीसा बेगम धीरे धीरे चलती हुई हमाद के कमरे तक आई। कमरे में बेड के अलावा और कोई चीज़ नहीं बची थी। इस पर लागर और कमज़ोर सा लेटा हमाद नजर आ रहा था। नफीसा बेगम को हैरत सी हुई। चंद रोज़ पहले तक इनके घर में वो अच्छा खासा खेला करता था। अब अचानक से वो इतना बीमार कैसे हो गया? मगर नफीसा बेगम का दिल किसी ने हाथों में ले लिया था। उन्हें अपनी अलमारी में रखी हुई नोटों की बेशुमार कट्टियाँ याद आई जिनका ना तो कोई इस्तेमाल था ना ही कोई सरफ। और इनके बच्चे यहाँ इस तरह कम परसे की ज़िंदगी गुजार रहे थे। वो धीरे से घर से निकलकर वापस कोठी में आ गई। इस पूरा दिन में उन्हें कोठी की कोई चीज़ अच्छी ना लगी। शाम में सादक साहब आए तो नफीसा बेगम पहलू बदलने लगी। क्या बात है? तुम कोई बात करना चाहती हो? सादक साहब ने उनसे पूछा तो नफीसा बेगम फट पड़ी। माना कि अहमद से गलती हो गई थी। दूसरे बच्चे भी कुछ ज़्यादा लालच रखते हैं लेकिन इसकी वजह यह है कि उनकी तरबियत करते वक्त आप यहाँ पर मौजूद नहीं थे। ऐसे में आपको इनकी चीज़ों को नज़रअंदाज करना चाहिए। वैसे भी हम दोनों बूढ़े हैं। इतनी दौलत और जायदाद का क्या करेंगे? आप इन्हें घर क्यों नहीं बुला लेते? हमाद की तबीयत इतनी ख़राब है, उसे कैंसर है, उसे इलाज के लिए रकम की ज़रूरत है और अहमद के पास कोई नौकरी भी नहीं है। छोटे दोनों भी बेरोज़गार फिर रहे हैं। नफीसा बेगम की बात पर सादक साहब ने एक ठंडी सांस ली। पहले भी तुम ही उन्हें घर लाई थी और अब फिर तुम उनकी सिफारिश कर रही हो। वो यहाँ आने के बाद वो फिर से वही सब करेंगे। उनकी फितरत नहीं बदल सकती। सादक साहब संजीदगी से कह रहे थे मगर नफीसा बेगम ने हाथ उठाकर
उनकी बात काट दी। फिलहाल वो लोग मुसीबत में हैं और उनका साथ देना ज़रूरी है। मैं जा रही हूँ उन्हें बुलाने, और अब की बार आप अहमद को दफ्तर से नहीं निकालेंगे और हमाद के इलाज का सारा खर्चा उठाएंगे। जब वो ठीक हो जाएगा तो मैं खुद इन्हें वापस भेज दूंगी। नफीसा बेगम की बात पर सादक साहब झंझला कर रह गए थे, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। नफीसा बेगम फौरन अहमद के घर गई। चलो जल्दी से तुम लोग कोठी चलो, वापस तुम्हारे अब्बा मान गए हैं। हमाद के इलाज का सारा खर्चा वो लोग उठाएंगे। अहमद भी उनके दफ्तर जाया करेगा और ज़ुबैर और शबीर भी। नफीसा बेगम ने कहा, मगर वहाँ खामोशी छाई रही। जाना तो वो लोग चाहते थे, मगर जाहिर आना दिखा रहे थे। लेकिन आखिर आधे घंटे तक नफीसा बेगम से मिन्नत समाजे करवाने के बाद आखिर अहमद ने यूं जाहिर किया जैसे वो बादल नाख्वास्ता कोठी जा रहा है, मगर सामान तो उन्होंने खोल कर रखा ही ना था। जल्दी जल्दी उन्होंने अपना बंद सूटकेस उठाए और दोबारा से कोठी आन दम के। कोठी में आते ही उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे किसी पिंजरे से आज़ादी मिल गई है। सादक साहब वापस आए तो बड़े नपे तौले अंदाज में बच्चों से मिले। उन्होंने ना अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की और ना ही ज़्यादा अपनायत। उनके लड़के भी इत्मीनान से कोठी में फिर रहे थे। उन्हें पता था उन्हें नफीसा बेगम लेकर आई हैं तो सादक साहब कुछ नहीं कर सकते। अहमद ने अगले ही दिन ही ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। शबीर और ज़ुबैर दोनों पे ऑफिस जाने लगे। कोठी के मामलात फिर से पहले जैसे होने लगे। सादक साहब भी दफ्तर जाते, मगर तबीयत खराबी की वजह से अक्सर जल्द वापस आ जाया करते थे। उस रोज़ नफीसा बेगम नाश्ता करके उठी तो उनके घुटनों में कुछ ज़्यादा ही दर्द था। मैं ज़रा दूध में कुछ देर बैठने लगी हूँ। उन्होंने बड़ी बहू से कहा। किचन का सारा इंतज़ाम अब वही संभालती थी। नफीसा बेगम को खुद में इतनी हिम्मत ही महसूस नहीं होती थी। शबीर की बीवी फौजिया एक मर्तबा फिर वापस आ चुकी थी। नफीसा बेगम ने खामोशी से घर का तमाम इंतज़ाम उनके हवाले करके खुद को जाए नमाज तक ही महदूद कर लिया था। हमाद का इलाज जारी था। वो दिन रात इसी की सेहतयाबी के लिए दुआएं मांगती रहती थी। धूप में बैठे बैठे उनकी कभी तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ने लगी तो वो उठकर अंदर चली आई। वो लो ब्लड प्रेशर की मरीज़ा थी। जब तक दवा ना खा लेती उन्हें आराम नहीं आना था, इसलिए उन्होंने जल्दी से गोली निकाल कर खा ली। वो दिन तो किसी न किसी तरह निकल गया, मगर शाम होती उनकी तबीयत एक दफ़ा फिर ख़राब होने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक 2 दिन से इतनी ज़्यादा तबीयत क्यों ख़राब रहने लगी है। ज़ुबैर घर आया तो उन्होंने आवाज़ देकर बुलाया, मेरा ब्लड प्रेशर चेक करना ज़ुबैर। मुझे यूँ लग रहा है जैसे सुबह से कुछ ज़्यादा ही बीपी लो हो रहा है। मोबाइल जेब में रखते हुए ज़ुबैर अंदर आया और मसरूफ़ से अंदाज में उनका ब्लड प्रेशर चेक करने लगा। जी अम्मी, थोड़ा सा लो है, मगर ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। सामान समेट के रखते ही वो फ़ौरन कमरे से बाहर निकल गया था। नफीसा बेगम का दिल घबरा रहा था। वो खामोशी से लेट गई। आज उन्होंने खाना भी ना खाया था। सादक साहब परेशान हुए। उन्होंने उनकी 2-3 दफ़ा खैरियत पूछी, मगर नफीसा बेगम सिर्फ सोना ही चाह रही थी। सादक साहब उठकर इशा की नमाज अदा करने मस्जिद चले गए। सर्दी की रातें थीं। घर में सन्नाटा सा छा गया। नफीसा बेगम की आंख लगे अभी 5 मिनट ही हुए थे कि वो अचानक घबरा कर उठ बैठी। सादक साहब, सादक साहब, उन्होंने आवाज़ लगाई, मगर सादक साहब अभी तक मस्जिद से वापस ही नहीं आए थे। उनकी आवाज़ सुनकर शाजिया कमरे में दाखिल हुई। क्या बात है अम्मी, क्यों आवाज़ें दे रही हैं? उसने पूछा तो नफीसा बेगम बोली, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मेरा ब्लड प्रेशर चेक करके मुझे गोली दे दो ताकि मेरी तबीयत ठीक हो जाए। नफीसा बेगम ने कहा तो शाजिया चंद लम्हे तक इन्हें देखती रही और फिर आगे बढ़कर उनका ब्लड प्रेशर चेक करने लगी। क्या लो हो रहा है? नफीसा बेगम ने सवाल किया। शाजिया मुस्कुराई, नहीं अम्मा जान, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। आपको समझ नहीं आई, मैं आपको दवा दे देती हूँ। ब्लड प्रेशर का आला समेट के रखते ही शाजिया उठी और उनकी दवाइयों में से एक गोली निकाल कर ले आई। कमरे में नीम तरीकी थी। नफीसा बेगम गोली को देखने की कोशिश की, लेकिन उनका सर घूम रहा था। चक्कर इस कदर ज़्यादा थे कि जल्दी से उन्होंने गोली निकली और पानी के 2 घूंट पी कर लेट गई। शाहजहां ने मुस्कुराते हुए गिलास उनके हाथ से ले लिया। सुबह तक आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इनके इसके अंदाज में अजीब सा कुछ था। नफीसा बेगम करवट बदल कर लेट गई। ये जाने
बगैर कि वो इस नींद से कभी नहीं जागेंगी। उनका ब्लड प्रेशर लो था, मगर शाजिया ने जानबूझकर उन्हें गलत दवा दे दी थी। सादक साहब मस्जिद से काफ़ी देर बाद वापस आए। जब वो आए तो नफीसा बेगम बेखबर सो रही थी। सादक साहब ने उन्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब ना समझा। वो अपनी तरफ करवट लेकर सो गए। सुबह जब वो उठे तो नफीसा बेगम अभी तक सो रही थी। क्या बात है, आज नमाज नहीं पढ़ी? तबीयत ज़्यादा ख़राब है क्या? वो फिक्रमंदी से आगे बढ़े। उन्होंने नफीसा बेगम के माथे पर हाथ रखा और अगले ही पल अपना हाथ खींच लिया। नफीसा बेगम का माथा बर्फ़ की तरह ठंडा हो रहा था। सादक साहब ने घबरा कर उनका कंधा हिलाया, मगर नफीसा बेगम रात के किसी पहर इंतकाल कर चुकी थी। वहाँ पर सिर्फ उनका बेजान जिस्म रखा था। सादक साहब का दिल यकदम धड़कना भूल गया। वो वहीं बेड का किनारा पकड़ कर बैठते चले गए। उनके हलक से एक कटी कटी सी चीख निकली। मुलाजमों ने उन्हें नीचे बैठते हुए देख लिया था। उन्होंने जल्दी से जाकर उनके बेटों बहू को इत्तला दे दी थी। आंखें मसलते हुए सभी अपने अपने कमरों से निकलकर सादक साहब के कमरे में जमा हो रहे थे, जहां सादक साहब किसी छोटे बच्चे की तरह रो रहे थे और नफीसा बेगम बेजान लाश की सूरत पड़ी थी। शाहजहां के लबों पर एक पुरस्कार से मुस्कुराहट आ गई। आखिरकार काम हो ही गया। किसी को गुमान तक ना हुआ था कि रात के पहर शाहजहां ने दवाई बदल कर दी थी। सब यही सोच रहे थे कि रात ब्लड प्रेशर ज़्यादा लो होने की वजह से नफीसा बेगम की जान चली गई। सादक साहब के लिए सदमा बहुत ज़्यादा था। उनका सब्र करना मुहाल हो रहा था। सुख दुख का साथी सिर्फ वही तो था। औलाद से तो उन्हें अब भी कोई उम्मीद ना रही थी। जनाजा तैयार किया जा चुका था। जिस वक्त नफीसा बेगम का जनाजा उठाया, उनकी दुबई वाली बेटी भी पहुंच गई थी। वो सालों से बाहर ही रहती थी और पाकिस्तान कम कम ही आती थी। अब वो भी आई तो माँ के जनाजे पर वो दाड़े मार मार कर रो रही थी। चंद लम्हे जनाजा उनके सामने रखने के बाद जनाजा उठा लिया गया। गर्मी पहली को सोगवारी हर किसी को महसूस हो रही थी। सादक साहब के गले लाकर उनकी बेटी मुनज़्ज़मा फूट फूट कर रोती रही। सादक साहब इन्हें सब्र की तलकीन करते रहे। स्वयं हुआ और उसके बाद नफीसा बेगम के इंतकाल को 10 दिन भी गुजर गए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी मामूल पर आने लगी। उनके बच्चे भी उठते बैठते मुस्कुराने लगे, लेकिन सिर्फ सादक साहब थे जिनका दिल बुरी तरह से टूट चुका था। लेकिन एक बात थी, उन्हें अपने बच्चों में कोई बुराई नज़र नहीं आ रही थी। उस रोज़ भी वो लाश में खामोशी से बैठे थे जब उन्हें अंदर कमरों में अजीब सा शोर सुनाई दिया। ये शाजिया की आवाज़ थी। तुम ऐसा किस तरह कर सकती हो? सारी उम्र तो तुम दुबई में रही हो, वही तुम्हारा अपना घर है। अम्मा के जेवरात पर सिर्फ मेरा हक है, क्योंकि मैंने ही उनके आखिरी वक्तों में खिदमत की है। घर की बड़ी बहू मैं हूँ और अम्मा ने अपनी ज़िंदगी में ये जेवरात मुझे दे दिए थे। वो चिल्लाते हुए कह रही थी। सादक साहब चूँकि अब उनकी बेटी मुनज़्ज़ा कह रही थी, ऐसा हो ही नहीं सकता। अम्मा ने ये ज़ेवरात बहुत चाव से बनाए थे और फ़ोन पर उन्होंने मुझे कहा था कि उनके मरने के बाद ये सब मैं रखूँगी। आप भला ये सब कैसे रख सकती हैं? सादक साहब बेचैन से होने लगे। उन्हें याद आया नफीसा की बेगम के पास सोने के अच्छे खासे ज़ेवरात थे, लेकिन उन्होंने तो कभी वो ज़ेवरात किसी को ना दिए थे। वहाँ भाभी बड़े आराम से सारा कुछ कब्जा करके बैठ गई हैं। किसने कहा है आपको कि ये ज़ेवरात अम्मा जान ने आपके हवाले किए थे? मैंने खुद देखा था। उस रोज़ आप ये सारे ज़ेवरात उनके सोने वाले रोज़ अलमारी में से निकाल कर यहाँ ला रही थी। खुद ही आपने ये तय कर लिया किन जेवरात के मालिक अब आप हैं। अम्मा की बहुएं तो हम दोनों भी हैं, हमें भी बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। छोटी बहू लपक कर आगे बढ़ी थी। शाजिया को शदीद तैश आया। किसी को कुछ नहीं मिलेगा। भूल क्यों रहे हो कि इस कोठी में हम लोग वापस सिर्फ मेरे बेटे की वजह से आए हैं। अगर उसके कैंसर की खबर ना फैलती तो कभी अम्मा जान और अब्बा जान हमें इस कोठी में ना घुसने देते और तुम लोग अभी तक वहीं उसी छोटे से मकान में सड़ रहे होते। वैसे भी अब अम्मा के जाने के बाद इस घर की बड़ी तो मैं ही हूँ। ये जेवरात तो मेरे ही पास रहेंगे। शाहजहाँ की आवाज़ में गुस्सा भरने लगा था, पर सामने भी चुप होने को कोई तैयार ही ना था। मुनज़्ज़ा और ज़ुबैर और शबीर दोनों की बीवियां भी बढ़ चढ़ कर जेवरात पर अपना हिस्सा साबित करने पर तुली हुई थी। घर कोई मछली बाजार का शक्ल पेश करने लगा। सादक साहब
अपना सर पकड़े बैठे थे। आखिर इनके बच्चों का लालच कब ख़त्म होगा। आखिर थक हार कर वो अपनी जगह से उठे और बड़े मुश्किल से चलते हुए अंदर कमरे तक आए। अंदर औरतों का ये हाल था कि एक दूसरे का मुंह नोचने को तैयार थीं। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम सब ने। सादक साहब ने आवाज़ लगाई तो सभी एक लम्हे के लिए खामोशी हो गई, मगर उनके लहजे में थकावट वाज़ेह थी। उनकी निगाह जेवरात के डब्बों पर पड़ी जो सामने खुले हुए पड़े थे। वाकई वो इतनी ज़्यादा मालिया के जेवरात थे। चाबी तो वो सब आपस में जकड़ रही थी। मुनज़्ज़ा, तुम खामोश होकर वापस दुबई चली जाओ। इन जेवरात पर तुम्हारा कोई हक नहीं। इन्हें इन तीनों को आपस में तकसीम कर लेने दो। तुम्हें पोश कुछ दिया था तुम्हारे जहेज में। अब जाकर अपने शौच से फरमाइशें करो। सादक साहब ने थकावट भरे अंदाज में कहा और कमरे से पलटने लगे। लेकिन मुलज़्ज़ा तड़प कर आगे आई थी। वाह वाह, एक पल में ही बेटी को पराया कर दिया। लालच है ना आपको कि ये बहुएं आपकी खिदमत करेंगी, कपड़े धोकर देंगी, खाना पका कर देंगी। लेकिन याद रखिएगा, मेरी नाकदरी करके मुझे घर से निकाल रहे हैं ना, बिल्कुल इसी तरह ये भी आपको निकाल कर रोड पर खड़ा कर देंगी। मेरा हक कसम करके आप लोग सुकून से जी नहीं सकते। वो न जाने और भी क्या क्या कुछ कह रही थी, मगर सादक साहब अब थक चुके थे। वो अपने बच्चों के लालच से लड़ नहीं सकते थे। खामोशी से वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गए। मुनज़्ज़ा काफ़ी देर तक चिल्लाती रही और फिर अपने कमरे में जाकर धड़ाधड़ पैकिंग करने लगी। शाम तक वो कोठी से जा चुकी थी। एक रोज़ बाद उसकी फ़्लाइट थी। सादक साहब को पता था कि अब ये दिन वो अपने किसी दोस्त के घर गुजारेगी या किसी रिश्तेदार के घर, पर वापस नहीं आएगी। शाहजहाँ समेत दोनों बहुएं मुस्कुरा रही थी। चलो, एक घंटा तो निकला। जैसे तैसे करके उन्होंने आपस में जेवरात की बाँट कर ली थी। शाजिया बेहद खुश थी। बैठे बैठा इस कदर कीमती जेवरात उसके हाथ आ गए थे और अब तो साजिद साहब के भी बाल निकल गए आए थे। सारी एकड़ खाक में मिल जाएगी। अब देखती हूँ कौन मुझे और अहमद को इस कारोबार से बाहर निकालता है। सादक साहब के झुके कंधों को देखते हुए शाजिया दिल ही दिल में बड़बड़ा रही थी। चंद रोज़ गुजरे तो सादक साहब ने खुद को संभाल लिया। न जाने कितने दिन हुए थे उन्होंने मस्जिद में जाकर नमाज ही नहीं पढ़ी थी। उन्होंने सोचा कि आज जुम्मा की नमाज बाजमात अदा करेंगे। वो जल्दी से उठे, अलमारी खोली। कपड़े निकालने के लिए उनका बढ़ा हुआ हाथ वहीं मुल्लक रह गया। अलमारी में एक भी जोड़ा इस्त्री नहीं था। वो हैरान होकर पलटे। उन्होंने मुलाजमा को आवाज़ लगाई, क्या बात है, मेरा एक भी जोड़ा इस्त्री नहीं किया हुआ। हालांकि तुम्हें पता तो है कि मैं पाबंदगी से नमाज़ पढ़ता हूँ और रोज़ाना कपड़े तब्दील करता हूँ। जल्दी से जाओ और मेरा कोई जोड़ा इस्त्री करके लाओ, मुझे नमाज़ पढ़ने जाना है। सादक साहब ने कहा था। मुलाजमा बेबसी से पीछे देखने लगी। वो जी, शाहजहाँ बीबी ने मना किया है, घर के बाकी काम ही उन्हें इतने होते हैं, इसमें आपके कामों का वक़्त ही नहीं निकलता। उन्होंने कहा था कि अब आप अपने कपड़े खुद इस्त्री कर लिया करेंगी। मुलाजमा ने कहा। वो जल्दी से पलट गई। सादक साहब हैरान रह गए। उनके माथे पर बल से पड़ने लगे, मगर फिलहाल उनके पास बहस का वक़्त नहीं था। उन्होंने खामोशी से अपने तय किए हुए कपड़ों में से एक जोड़ा निकाला और इस्त्री करने लगे। उल्टी सीधी इस्त्री करके उन्होंने कपड़े पहन तो लिए, मगर उन्हें पता चल गया था कि अब उनके साथ घर में यही सलूक होने वाला है। उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब वो बच्चों को कुछ नहीं कहेंगे, खामोशी से अपने काम खुद निकाल लिया करेंगे। कोठे के खुले दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए दास्तां ही उन्होंने अपनी रफ्तार धीमी कर ली थी। अरे वाह यार, बैठे बिठाए ज़िंदगी इतनी अच्छी हो गई है, यकीन नहीं आ रहा। ये हमाद की बीमारी वाला बहाना तो खूब काम कर गया। हम वापस इस कोठी में आके आ गए, वरना मुझे तो लगता था कि इस बार अब्बा हमें आने ही नहीं देंगे। अहमद हंसते हुए कह रहा था। जो जो अब्बा, शाजिया और उसकी दोनों छोटी देवरानियां भी हंस रही थी। हाँ ना, मुझे तो हैरत होती है कि अम्मा और अब्बा ने ना कोई कागजात देखे, ना इसकी बीमारी की कोई तफसीर, बस हमारी बातों पर यकीन कर लिया कि उसे कैंसर है और इलाज के लिए लाखों की खती रकम भी हमारे हाथों में देते रहे। और तो और हमें कोठी में वापस ले आए और आपको कारोबार चलाने की इजाज़त भी दे दी। शाजिया हंसते हुए कह रही थी। सादक साहब के कदम ज़मीन में गड़ा से गए। उनका दिल चाहा कि वो फूट फूट कर रोएं। बच्चों ने एक दफ़ा फिर उन्हें धोखा दिया था। किरची किरची होते दिल को संभालते हुए आगे बढ़ने लगे थे
कि अचानक उनके कानों में फिर से अहमद की आवाज़ आई, बस अब ये कारोबार और घर हमारा ही है। जुबैर और शबीर, तुम भी अपना कोई बंदोबस्त कर ही लो। इस घर में मेरे बेटे के नाम पर आए थे ना, तो अब हम ही यहाँ लोग रहेंगे। बेहतर यही है कि तुम लोग अब्बा से कहकर कुछ पैसे लेकर अलग घर बना लो। अहमद मुतमिन अंदाज में कह रहा था। जुबैर और शबीर एकदम भड़क उठे। क्यों, हमारा इस घर में कोई हिस्सा नहीं है क्या? हम भी यहीं रहेंगे। आप हमें क्यों निकाल रहे हैं? जुबैर ने कहा। अहमद हंस दिया। कारोबार अब तकरीबन मेरे हाथ में है। अब्बा मुझ पर भरोसा करते हैं। देखना, वो मुझे नहीं निकालेंगे, लेकिन जब मैं उन्हें कहूँगा कि तुम दोनों को कारोबार से अलग कर दिया जाए तो वो ज़रूर कर देंगे। मुझे बहाना बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अहमद शातराना अंदाज में बोल रहा था। वो खौर में खामोशी से छा गई और तभी शबीर की बीवी फौजिया बोली, और अगर अब्बा जान को मैं बता दूं कि इस रात आपकी बीवी ने गलत दवाई देकर अम्मा जान के का कत्ल किया है ना, तो फिर आप दोनों का क्या होगा? इसकी आवाज़ थी या गोया कोई बम जो पूरे माहौल में फूटा था। अंदर तो सन्नाटा छाया था, मगर खुद सादक साहब भी अपना दिल पकड़े ज़मीन पर बैठते चले गए। अंदर शाहजहाँ घबराई हुई आवाज़ में कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, मगर अहमद खुद सदमे में आ गया था। ये सब क्या है शाहजिया? क्या वाकई तुमने मेरी माँ को गलत दवाई दी थी? अहमद पूछ रहा था। शाहजिया वजाहत देने लगी। दरअसल अंधेरा था, मैंने दवाई देखी नहीं, मुझे पता ही नहीं चला कि वो कौन सी दवाई थी। अल्फाज टूट कर उसके लबों से निकल रहे थे। सादक साहब का दिल चाहा कि वो फूट फूट कर रो दें। उनके बच्चों ने आखिरी हद भी पार कर ली थी। अंदर एक नया तमाशा लग चुका था। न जाने कितनी देर गुजर गई। अहमद और शाजिया आपस में बुरी तरह से उलझ रहे थे। सादक साहब धीरे से उठे और लॉन्च में दाखिल हुए। सभी उन्हें देखकर चूम गए। मैंने सब कुछ सुन लिया है। अब इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलवाऊं और तुम्हें यहाँ से निकालूं, निकल जाओ मेरे घर से, और आइंदा कभी यहाँ कदम मत रखना। सादक साहब दरवाजे की तरफ इशारा करके कह रहे थे। अहमद ने बेबसी से शाहजिया की जानब देखा। अच्छा भला बनाया बनाया खेल इस औरत ने बिगाड़ दिया था। वो जानता था कि अगर ना गया तो बाप पुलिस को बुलाने में भी देर नहीं करेगा। कत्ल का जुर्म साबित हो जाता तो शाहजहाँ को जेल जाना पड़ता। जो थोड़ी बहुत इज्जत थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी। एक दफ़ा फिर मायूस अंदाज में सर झुकाए तीनों बेटे सादक साहब के घर से निकल चुके थे। फ़र्क सिर्फ इतना था कि इस बार सादक साहब अपनी कोठी में तन्हा रह गए थे। नफीसा बेगम भी अब उनके पास ना थी। उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो इस तमाम दौलत और जायदाद को यतीम खाने के नाम कर देंगे, जिसकी वजह से उन्हें इस कदर दुख देखने पड़ रहे थे।